हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल CDBSC क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने अपना आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देख लिया था। वो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। वो जो टॉपिक था फ्रिक्शन फोर्सेस या स्यूडो फोर्सेस, वो हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे पास नॉन यूनिवर्सल फ्रेम के लिए लगता है। उसके क्वेश्चन भी वहीं कराए जाएंगे। आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं उसके लिए। इससे हमारे पास कुछ फॉर्मुलेस वगैरह याद हो जाएंगे। क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल हमें पता है नॉन एक्सिलेटेड होते थे, और उसमें वो क्या होते थे? नॉन एक्सिलेटेड एंड यूनिफॉर्मली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते हैं। नॉन इनर्शियल जो एक्सिलेटेड होते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्या क्या चीज़, क्या क्या चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा था उसमें चेंज कौन कौन सी हो जाती थी। हमारे पास पोजीशन चेंज हो गई थी। फिर हमारे पास क्या था? और क्या चेंज हुआ था? हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो गई थी। और इनवेरिएंट कौन सी थी? इनवेरिएंट क्या था? हमारे पास एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हुआ था। डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स यानी कि लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है। फिर हमने देखा था गैलीलियन इनवेरिएंट, इसी में गैलीलियन इनवेरिएंस। वो क्या था हमारे पास कि जितने फिजिक्स के लॉज है वो सब क्या होते हैं, दो सभी फ्रेम्स में, सभी ऑल इनर्शियल फ्रेम में सेम रहते हैं। जैसे हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब वगैरह हमने यहाँ पर देखा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स लॉज। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन तो इन पर ही बनते हैं। जैसे गैलीलियन इनवेरिएंस में बता देते कि बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे चेंज नहीं होता है, क्यों चेंज नहीं होता है, तो प्रूफ करके दिखाओ। तो ये सब हमने देख लिया था थियोरिटिकल क्वेश्चन। तो आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा क्या टॉपिक था? हमारे पास था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इसको हमने 3 वीडियोस में देखा है बहुत अच्छे से। माइकल और मोरले एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझा भी है। ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं लाया हूँ आज यहाँ पर। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इससे क्या प्रूफ हुआ था कि इन्होंने किस लिए लिया था? ईथर के लिए लिया था। लेकिन ईथर के लिए कोई ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट नहीं प्रूव कर पाए थे, लेकिन ये प्रूव कर दिया था कि लाइट सभी फ्रेम्स में क्या होती है, सेम स्पीड से मूव करती है ऑल यूनिवर्सल फ्रेम्स में। ठीक है। और क्या बताया था इन्होंने? फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना है इसमें, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। 2d u² डिवाइड बाई लैम्डा c²। तो ये फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला था। और टाइम का फॉर्मूला मैंने बता दिया था दोनों में टाइम। अगर हमारे पास ऊपर वाले मिरर के लिए टाइम था तो वो क्या था? t इज इक्वल टू 2d/c डिवाइडेड बाय 1 - v² बाई c²। और इधर वाला टाइम ये t डैश था, और इधर वाला टाइम था तो वो क्या था? 2d/c 1 - v² बाई c²। तो ये टाइम थे। ये वाले टाइम के फॉर्मूले याद रखने, पूछ लिए जाते कभी कभी। डी क्या था? दोनों लाइट्स के बीच का डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि लाइट का डिफरेंस चेंज करके कुछ वैल्यू दे दे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था माइकलसन मोल्डर के बाद हमने देखा था कि इनकी कुछ जो जो इनमें साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो लास्ट में फाइनली किसने किया था? आइंस्टीन सर ने किया था। और आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कल मैंने बहुत ही डिटेल से समझाई है। तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, उसमें भी खाली एक ही पढ़ेंगे हम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमने पढ़ी थी। सो उसके अकॉर्डिंग कल पढ़ा दिया था। इसका एक क्विक रीजन दे देता हूँ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी। जैसा मैंने ये बताया कि सबको ये था कि हर एक चीज़ फ्रेम पर डिपेंड कर रही थी, यानी रिलेटिव थी। लेकिन ये लाइट के लिए ऐसा नहीं हो रहा था। तो वही आइंस्टीन ने प्रूफ किया कि लाइट के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। तो लाइट के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि टाइम सबके लिए क्या हो जाता है? अलग अलग था। जबकि न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या था? टाइम एब्सोल्यूट था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम्स क्या था? इज इनवेरिएंट था। किसके लिए? लाइट के लिए। यानी कि स्पीड, अगर हमारे पास स्पीड मोर होगी तो उस ऑब्जेक्ट में, उसी मशीन में या उस फ्रेम में हमारे पास टाइम क्या होगा? स्लोअर होगा। फिर इसमें हमने देखा था 2 कॉन्सेप्ट बताए थे उन्होंने। एक टाइम डायलेशन, कि एक तो टाइम हमारे पास स्लो हो जाता है, और ये भी बताया था कि लेंथ भी कॉन्टैक्ट कर जाती है।
अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के से मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो लेंथ भी क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ी थी। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला आया था कि अगर हमारे पास बाहर वाला ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू टी नोट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं। इस फॉर्मूले पर या इन फॉर्मूले पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि अगर हमारे पास रेस्ट टाइम इतना हुआ है, अगर उसकी स्पीड इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो बताओ ऑब्जर्वर द्वारा टाइम कितना होगा, या फिर लेंथ कितनी कॉन्टैक्ट कर जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से हमसे क्वेश्चन नंबर 1 है, inertia is the property of mass in which an object at rest wants to stay at rest, यानी कि law of inertia है। an object that is moving wants to, वो क्या होगा, जो मूव कर रहा है वो हमेशा किस पर रहना चाहेगा, वो भी किस पर रहना चाहेगा, मूविंग में रहना चाहेगा। तो ऑल्सो स्टे एट रेस्ट, ये लॉन्ग हो जाएगा। स्टे मूविंग इन स्टे लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनदर फोर्स। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन, स्टे मूविंग इन सर्कुलर मोशन, नहीं ये नहीं होगा। स्टे मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बट ओनली इफ इट हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय अदर फोर्स, नहीं ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनदर फोर्स ना एक्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, इन फिजिक्स फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर क्लासिफाइड बाय टू मेन टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दो मेन टाइप से, कौन कौन से हैं वो, ट्रू एंड फिक्शनल नहीं, फास्ट एंड स्लो नहीं, रियल एंड इमेजिनरी नहीं, तो कौन सा है वो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो ये तो सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं अब आगे। नेक्स्ट, इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ फिजिक्स लॉज रिमेन सेम, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ फिजिक्स लॉज रिमेन सेम होते हैं, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास सारे लॉज सेम होते हैं, वो कौन सा फ्रेम हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अर्थ क्या है, अब देखो इसमें मैंने अपने लेक्चर में थोड़ी मिस्टेक की थी, इसके लिए मैंने सुधारने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाई थी। अर्थ क्या है, हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, इसका रीज़न भी बताया है अपने लेक्चर में। तो अगर किसी को नहीं पता इसका रीज़न क्या है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट, ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, और मैंने कहा था ये रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ हमारे पास दो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो ये हम बात करते हैं कि हम स्पेस से ही देख रहे हैं, तो हमारे पास स्पेस से भी वो रेफरेंस जो होगा, अटैच जो होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वो भी क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो इसके बाद मतलब वो इनर्शियल फ्रेम तो होगा नहीं, तो इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन नहीं। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिल्कुल करेक्ट। इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम, नहीं इनर्शियल फ्रेम नहीं है। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, यस। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, बी एंड डी आर करेक्ट। आई होप आप तक तो यहाँ तक ये सब खुद ही कर पा रहे हो, मेरे करने से पहले बहुत ही बेसिक बेसिक है और सब थ्योरीज में बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल है ये। ए कार ए मूविंग, एक कार ए है हमारे पास, मैंने माना कार ए मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो न्यूमेरिकल की अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन हो उसको लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग थिंक करना है। तो कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अनदर कार बी विच इज अहेड ऑफ कार ए, यानी कि एक कार बी है जो कार ए से आगे है और कितने मूव से कर रही है वो, 16 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा, यानी कि हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछी है एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछी है। ठीक है, तो मैंने इसके करने के दो तरीके बताए थे, एक तो सिंपल मेथड, यानी हमारा देसी मेथड। देसी मेथड क्या कहता है, देखो दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ मैं। मेथड नंबर 1 कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछे, किसके रेस्पेक्ट पूछे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में पूछी है, तो तुम बी के फ्रेम में चले जाओ, बी के फ्रेम में चले गए, क्लियर है। अब बी के फ्रेम में जाने के बाद बी किस पर मानेगा, अपने आप को रेस्ट पर मानेगा, तो अपने आप को रेस्ट पर मानने के लिए बी मेथड 1 में क्या काम करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में जाना है उसके रेस्पेक्ट पर चले जाओ, उसको रेस्ट पर कर दो। तो उसको रेस्ट पर करने के लिए उसकी जितनी भी वेलोसिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट को उल्टा करके उसमें ऐड कर दो, उल्टा करके उसमें ऐड कर दो, यानी इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ए बी तो खुद से जा रहा था और बी किस पर हो गया, अब रेस्ट पर हो गया, जीरो वेलोसिटी से, तो इसके रेस्पेक्ट में उल्टा करके इसमें ऐड कर दिया। तो ओवरऑल इसकी अब कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी 20 में से 16 जाएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड।
ये बोला है इन्होंने, ठीक है। और किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ, यानी कि प्लस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हम चलेंगे अप्रोचेबल क्वेश्चन से। कैसे? सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म से यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, कि 20 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी किस डायरेक्शन में है, 16 आई कैप। अगर ये इधर की डायरेक्शन में होता है तो हम क्या लिख देते, माइनस आई कैप, यानी कि -16 हो जाता है। क्लियर है? हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मैंने कहा था जो पहले हो उसको पहले लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी वेक्टर फॉर्म। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 20 माइनस 16 आई कैप, क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 आई कैप। देखो ये भी ऐसे आया था और ये भी ऐसे ही है। और हमसे क्या पूछा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 16 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो हो जाएगा माइनस के 4 आई कैप। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा फील करो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी को कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जब ए देख रहा होगा बी को, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि बी इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा होगा, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाइज टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज होती है? तो ये तो हमने अभी तक बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, वो क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल वन वर्ड का आंसर था। हु डेवलप्ड द इंटरफेरोमीटर, ये तो हमें पता है किसने इंटरफेरोमीटर डेवलप किया था, किसने किया था, माइकलसन मोल्डे ने किया था अपना एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अर्थ एंड द विद द एड ऑफ ईथर एंड टू फाइंड द वेरिंग पैटर्न ऑफ द लाइट, एल्बर्ट और माइकलसन कंस्ट्रक्टेड a डिवाइस नोन एज इंटरफेरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, माइकलसन मोडले टेस्ट वाज वन ऑफ द अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ये मैंने बताया था कि अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इन्होंने कहा था ईथर की प्रेजेंस के लिए, और पता क्या लगा था कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था। सो दैट एक्टेड एज द बेस्ट प्रूफ अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ, किसके वैलिडिटी ऑफ, ईथर की थ्योरी के लिए, ठीक है, ईथर की थ्योरी के लिए था वो सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट, ऑल फिजिक्स ऑफ रेंज मीन्स इनवेरिएंट इन ऑल इन फ्लेम। ये तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने बता दिया था, तो नहीं है। लाइट प्रोपेगेट्स विद डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डायरेक्शन, नहीं, ये तो हमारे पास रोंग है। ईथर हैज नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, हाँ उन्होंने बताया था कि ईथर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ईथर के रेस्पेक्ट में वो प्रिंसिप कितना आया था, 0 आया था, तो वो उसके ये क्या था, एक फॉल्स एक्सपेरिमेंट था। तो ईथर हैज नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फ्री स्पेस इन कॉन्स्टेंट, अच्छा ये होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया था, बस उन्होंने ये बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट तो पहले से ही कई साइंटिस्टों ने कैलकुलेट कर ली थी। उन्होंने ये बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक फ्रेम में क्या होगी, सेम होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सिंपल आंसर है, एमसीक्यूज में आते तो ऐसे, और थियोरिटिकल मैंने कराई दिया, डेरिवेशन वगैरह थ्योरी से आप कर ही लेंगे। न्यूमेरिकल्स भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बस समझना होता है किस तरीके से करना है। नेक्स्ट, द रिजल्टन ऑफ माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट वाज एक्सपेक्टेड, फॉल्स एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ ए माइकलसन इंफ्रोमीटर इज शिफ्टेड थ्रू ए दिस 200 फ्रिंजेस क्रॉस द फील्ड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमें पता है फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू फ्रिंज शिफ्ट का 2d वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा सी स्क्वायर। क्लियर है, फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला ये था। तो उन्होंने बोला है व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज शिफ्टेड थ्रू दिस,
यानी कि उतने से शिफ्ट कर दिया जाता है। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू। एंड 200 फ्रिंजेस क्रॉस द फील्ड, एन की वैल्यू 200 फ्रिंजेस। और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट बतानी है। तो बस यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एक मिनट, एन इज इक्वल टू 2 dv² बाई लैम्डा सी स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या किया इन्होंने, फॉर्मूला बेस पर ये क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल भी। इसके लिए पता होना चाहिए हमें इसकी बेसिक नॉलेज। उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि माइकलसन इंफॉर्मेटर इज शिफ्टेड थ्रू दिस, यानी कि जो हमने डेल्टा एक्स निकाला था वो डेल्टा एक्स क्या आया था हमारे पास, याद है डेल्टा एक्स क्या आया था, 2 dv² बाय सी स्क्वायर आया था। यानी कि जो भी हमारे पास शिफ्ट किया था उसका डबल किया था, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी ही क्या दे दिया, उसका शिफ्ट दिया हुआ है। यानी कि इसको कैसे करेंगे हम, कि जो हमें डेल्टा एक्स दिया हुआ है इस बार, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू जो भी इसकी वैल्यू है, वैल्यू कितनी है अभी देखते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.0589 मिलीमीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.0589 मिलीमीटर। तो ये डेल्टा एक्स है। अब इसको किसके बराबर रखेंगे हम, एज हमने किसके बराबर लिखा था, जो भी पार्ट डिफरेंस आया था वो एन लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स 2 इंटू 0.0589, और ये मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में बना लेंगे 10⁻³ करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 10⁻³ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन, फ्रिंजेस कितनी दी हुई है, फ्रिंजेस दी हुई है हमें 200, तो यहाँ पर हम फ्रिंजेस लिख देंगे 200 इज इक्वल टू लैम्डा। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है लाइट्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस कैसे आया था, ये हमने कैलकुलेट किया था, डेल्टा एक्स हमने पहले डेल्टा x1 निकाला, फिर डेल्टा x1 क्या आया था हमारे पास, वो क्या आया था dv² बाई लैम्डा, सॉरी dv² बाई सी स्क्वायर आया था। फिर दूसरा हमने निकाला था डेल्टा x2, फिर दोनों को माइनस किया था, वो माइनस के dv² बाई सी स्क्वायर आया था। फिर दोनों को हमने डिवाइड करने का जब आया था वो हमारे पास, मतलब एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करने के बाद dv² बाई सी स्क्वायर। तो इस बार हमें डेल्टा x1 की वैल्यू ये दी हुई थी, तो डेल्टा x2 भी यही हो जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस करके ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनाया गया क्वेश्चन। तो यहाँ से लैम्डा सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद एक सेकेंड सोल्व करके देखते हैं। तो जब इसको सोल्व कर लोगे पूरा कंप्लीटली तो ये आएगा 5890 एंगस्ट्रॉम। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। कैलकुलेशन करोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना, ये मीटर्स में आएगा, और जब मीटर्स को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 5890। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मानते हैं थोड़ा टिपिकल था लेकिन हो जाएगा इजी से अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए थिन प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम म्यू, इज इक्वल टू 1.5 इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ माइकलसन इंफ्रोमीटर। यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास सोर्स था वो यहाँ से ऐसे निकला, सिल्वर प्लेटेड बीम्स पर गया था, और यहाँ से मिरर पर गया, और फिर यहाँ से दूसरे मिरर पर गया था। उन्होंने बोला है किसी एक मिरर के बीच में उन्होंने क्या रख दिया, हमारे पास एक प्लेट रख दी, प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस हम मानते T1, थिकनेस कितनी दी हुई है उसकी 0.018 मिलीमीटर, इतनी थिकनेस की एक प्लेट रख दी। तो हमारे पास बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब देखो किसी भी जब लाइट में जब इनका डिफरेंस था वो कितना था 2dv² बाई सी स्क्वायर डिफरेंस था, लेकिन अब फ्रिंज शिफ्ट रखने के बाद जो इसका पार्ट डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जब भी कोई प्लेट रख दी जाती है थिन प्लेट किसी की भी बीच में, तो उसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये याद रखना कॉन्सेप्ट कि अगर किसी भी लाइट बीम के बीच में हमारे पास क्या रख दी जाए, थिन प्लेट रख दी जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और थिकनेस गिवन हो, तो उसमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा उन दोनों लाइटों के बीच में वो आएगा ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब इतना आगे हमसे पूछा है कि वेवलेंथ बताओ, और फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन है कितनी 30। तो वही फॉर्मूला एज डेल्टा एक्स क्या होता है हमारे पास एन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स यहाँ पर कितना है ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन विच इज 30। लैम्डा क्या फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा
ट्वाइस ऑफ म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई थिकनेस को कर लेंगे कन्वर्ट मीटर में 0.018 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय किससे 30 से। तो यह आ जाएगा 1.5 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.018 इंटू 30। तो इसको जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करते हैं 0.018 मल्टीप्लाई बाय 30 तो होगा 0.54 और 10⁻³ ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा 10⁻³ फिर इसको पॉइंट हटाओगे तो 2 डिवाइड बाई 54 इंटू 10⁵ हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 54 तो ये आएगा हमारे पास। सॉरी ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये जो टी था ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में नहीं था, ये सॉरी कैलकुलेशन एरर है वो, बाकी सब तो सही है। एक सेकंड इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स तो है ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n 30 लैम्डा। सो लैम्डा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1.5 माइनस 1 इंटू टी ऊपर ही आएगा 0.018 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 30। सो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 0.10 ये हो जाएगा 0.018 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 30। इसको सोल्व करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.018 तो ये हो जाएगा 0.036 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻³ तो इसको इससे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 30 तो ये आएगा हमारे पास 0.0012। शायद अभी भी कहीं मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। यहाँ पर ये सॉरी शायद आज मेरे हाथों से ज़्यादा कैलकुलेशन होनी थी, ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कभी कभी होता है ऐसा। आपने यहाँ पर भी मिस्टेक नोटिस कर ली होगी, बोल रहे हो कि सर आज आपको क्या हो गया है, क्या कर रहे हो, इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। तो यही ध्यान रखना, सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, खासकर मेरे से तो होती है सिली मिस्टेक, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट को मैं इतना ईजिली नहीं होता, मैं कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता हूँ, ठीक है। पर आप ऐसा मत करना, आपको एग्जाम में लिखना है तो इसलिए अपनी एरर भी देखना। यहाँ पे एरर ये हो गई 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा और 0.5 इंटू 2 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरर थोड़ी सी ये हो गई है, इसको सोल्व करेंगे, बस इस बार एरर नहीं हो। सेकेंड मेरे पास ये यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0.018 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 30। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 0.018 को डिवाइड बाई 30 से तो आएगा 0.0006 इंटू 10⁻³ ये मीटर में। जब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। चलो इस बार तो करेक्ट आंसर आ गया, हमारे एमसीक्यू से मैच हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हेन ए प्लेट ऑफ थिकनेस 0.0 mm is placed on the path of Michelson interferometer, a shift of this is observed। सेम क्वेश्चन है तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा होमवर्क में। इस बार हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका शायद आंसर 1.5 आएगा, हाँ 1.5 इसका आंसर आएगा। तो फॉर्मूला वही लगाना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा और यहाँ पर डेल्टा एक्स ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये करना है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द वेवलेंथ यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये पहले थोड़ी गलत होगी, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज 2 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास जो लैम्डा है वो कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम है। एंड द टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट इज 5 मीटर। पार्ट डिफरेंस वो क्या था हमारे पास, डी
नहीं, हाँ डी था क्योंकि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या था, डी था 5 मीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ अर्थ इज वी इज इक्वल टू 30 km/s, यानी कि इसको अगर मीटर में बनाओ तो 3 × 10⁴ मीटर/सेकेंड। फाइंड द फ्रिंज शिफ्ट, एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट, ये क्या था हमारे पास, डी ले लिया है हमने। एक क्वेश्चन में ना यहाँ पर द टोटल पार्ट डिफरेंस नहीं है, टोटल इफेक्टिव लेंथ है ये। अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि ये गिवन नहीं है, ये है इफेक्टिव लेंथ। जो हमारे पास हमने इफेक्टिव लेंथ निकाली थी ना, डी करके दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस होता था ये, तो ये किसकी वैल्यू है, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें सोल्व करना है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू टू लैम्डा, सॉरी एन इज इक्वल टू 2dv² / λ c²। सो एन इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू हमारे पास 5, v की वैल्यू 3 × 10⁴ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 × 10⁻⁻10, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू द 10, या 2 से 2 कैंसिल, तो 5 इंटू यहाँ पर बचेगा 10⁸ डिवाइड बाई 10⁻⁻10 और 10⁻16। तो 10⁻⁻10 में से 10⁻16 जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 10⁻6। 10⁻6 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁸ इंटू 10⁻⁻6 विच विल कम टू 500। एक सेकेंड, यहाँ भी कोई मिस्टेक हुई है क्या, 5 × 10⁸, यहाँ से 6 जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, 500, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, बस इन्होंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए कराया है ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। देखते कोई क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं, तो सब क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, खाली न्यूमेरिकल्स थे और एमसीक्यूज थे। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जैसे लाइक गैलीलियन इन्वेरेंस बताओ, ये सब थ्योरी से ही हो जाएंगे, तो थ्योरी को अच्छे से करना। और हमारे पास ये यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, तो यूनिट 1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। हमारे पास चलेगी यूनिट 2, जिसमें हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में आइंस्टीन ने दूसरी थ्योरीज दी थी, रिलेटिव थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब, वो दी थी, तो उसको यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम। तो यूनिट 2 भी हमारे पास मोस्टली 8 to 9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। उसका भी यही फॉलो रहेगा, हम पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे, बीच बीच में इस बार कुछ क्वेश्चंस भी डालेंगे जिससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो यूनिट 2 भी हमारे पास 8 to 9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छा मिल रहा है, नोट्स खुद से बनाइएगा, नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि थ्योरीज़ के बहुत मार्क्स मिलते हैं अच्छे से। जब एग्जाम में थ्योरी लिखोगे तो जितनी अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी थ्योरी, उतना अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ते सभी हैं हमारे पास। अगर एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, तो अपने फिजिक्स के रिलेटेड से बता रहा हूँ, ए ये भी पढ़ेगा, बी भी पढ़ेगा, बस कितने माइन्यूट डिफरेंस होगा। सपोज करो इसमें 100% तो कोई नहीं पढ़ता है, मतलब पढ़ते हैं, वो रेयर बच्चे होते हैं। मैं आप जैसों की बात कर रहा हूँ, तो लगभग सपोज करो 90% इसने सिलेबस पढ़ लिया और 90% ही इसने सिलेबस पढ़ लिया। ठीक है, तो सिलेबस तो दोनों ने कंप्लीट है, नॉलेज भी दोनों सेम है, फिर भी एक के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, इसके मार्क्स हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं, और इसके मार्क्स नहीं आते ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसका लिखने का तरीका, नोट्स इफेक्टिव बनाए उसने, हमारे पास उसका राइटिंग कॉन्सेप्ट और राइटिंग कैसा था उसका, तो ये सब भी मैटर करता है किस तरीके से लिख रहे हो। जैसे कोई लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप उसको पॉइंट्स में लिखो, तो इससे टीचर को मतलब पॉइंट टू पॉइंट्स बात लिखो। ऐसा नहीं कि थ्योरीज में घुसे ही जा रहे हो, बिल्कुल लेंथी थ्योरी कर दी, पैराग्राफ तो पैराग्राफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल जो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट बात है, जो क्वेश्चन है उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो और मार्क्स मिलते हैं अच्छे। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर चैनल को शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा बीएससी और मैथ्स का, मतलब पूरी बीएससी के मैथ्स और फिजिक्स का कंटेंट मिलने वाला है फ्री में। ठीक है, थैंक यू।